नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण मेश्वरी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सीपीओ 2023 का 4 अक्टूबर 2023 को जो शिफ्ट 1 में जो जनरल अवेयरनेस का जो पेपर था, उसी को आज हम यानी कि सॉल्यूशन आज इसका हम लेकर आए हैं। आज हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ताकि आने वाले भविष्य के जो भी एग्ज़ाम हैं सीपीओ को लेकर, उसको आपको जो है पता चलेगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और किन किन पैरामीटर पर आपको चेक किया जाता है एग्ज़ामिनर के द्वारा। तो आज हम इस जो है 4 अक्टूबर 2023 को जो शिफ्ट 1 का जो पेपर है, उसके जनरल अवेयरनेस का हम आज क्या कर रहे हैं, आज एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन इस सीरीज़ में ये रहा। असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? देखो कि ये अपने एक स्टैटिक्स का सवाल है, स्टैटिक जीके का सवाल है, जिसमें हमें असद अली खान के बारे में पूछा गया है कि असद अली खान जो है इनमें से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास में 4 दे रखे हैं, ए वायलिन, बी तबला, सी सितार और डी रुद्रवीणा। तो देखो असद अली खान जो है एक बहुत ही बड़ा नाम है रुद्रवीणा के लिए, तो ऑप्शन डी जो है हमारा इस यानी कि क्वेश्चन में ऑप्शन डी बहुत ही यानी कि परफेक्ट आंसर है, क्योंकि रुद्रवीणा के लिए ये जो है जाने जाते हैं। तो तबला के लिए नहीं जाने जाते, वायलिन के लिए नहीं जाने जाते और सितार के लिए नहीं जाने जाते। तो ये ज़रूर से आप ध्यान रखना कि ऑप्शन जो अपने पास में यानी कि डी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अमित कुमार बनर्जी है, सिद्धार्थ बनर्जी है, ये भी जो है यानी कि हम कहेंगे कि रुद्रवीणा के लिए जाने जाते हैं। अमित कुमार बनर्जी, ठीक है, और ये नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, और सिद्धार्थ बनर्जी, ठीक है, ये भी रुद्रवीणा के लिए जो है जाने जाते हैं। ये दोनों आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट हैं रुद्रवीणा को बजाने वाले। तो ये आज का पहला आंसर, और इसका आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन, आई एम सॉरी, और इसका आंसर क्या है, रुद्रवीणा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि भारत ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लास ऑफ टाइम किस भारतीय राजनेता की आत्मकथा है? देखो किस भारतीय राजनीतिक की आत्मकथा है, और इस आत्मकथा का नाम क्या है, ए ग्रेन ऑफ सैंड इन दी ओवर ग्लास ऑफ टाइम। तो ये कौन से भारतीय नेता की आत्मकथा है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो आत्मकथा जो है यानी कि हम कहेंगे खुद के द्वारा जो लिखी जाती है उसको हम आत्मकथा कहते हैं। किसी दिन आप अपने बारे में लिखोगे तो वो आपकी आत्मकथा है, मैं अपने बारे में लिखूंगा तो वो मेरी आत्मकथा है, और आत्मकथा को हम क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और किसी की जीवनी के बारे में कोई दूसरा लिखता है, मान लीजिए कि आपकी जीवनी के बारे में मैं लिख रहा हूँ तो मैं आपकी बायोग्राफी लिख रहा हूँ, है ना, वो आपने नहीं लिखी, मैंने आपकी जो है जीवन के बारे में लिखा, वो बायोग्राफी होती है, और खुद जो लिखता है वो ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक है, तो इसमें मनमोहन सिंह, अर्जुन सिंह, आई के गुजराल और एल के आडवाणी, ठीक है, और ये आंसर है इसका बी सही आंसर है, अर्जुन सिंह, जो कि एक बहुत ही यानी कि फेमस जाने माने जो है पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, और मध्य प्रदेश के ये क्या रहे हैं, मध्य प्रदेश के सीएम भी रहे हैं। तो एमपी के सीएम भी रहे हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के सीएम, और ये जो है कांग्रेस के बड़े नेता थे, और इनकी ये किताब है, यानी इनकी ये आत्मकथा है। मनमोहन सिंह की आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया। कौन सी है, चेंजिंग इंडिया। ये मनमोहन सिंह की आत्मकथा है चेंजिंग इंडिया, जिसमें इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बात की है कि कैसे एक जो है इकोनॉमिस्ट से पॉलिटिशियन तक की जर्नी के बारे में यानी कि इन्होंने वर्णन किया इस किताब में। तो कैसे हम कहेंगे कि एक इकोनॉमिस्ट से पॉलिटिशियन तक की जर्नी का सफ़र जो है वो अपनी इस किताब में मनमोहन सिंह ने दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय इसमें कितने मूल अधिकार थे? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय में इसमें कितने मूल अधिकार होते हैं? तो आप सब जानते हो कि इसमें 7 मूल अधिकार होते हैं। फिर हम कहेंगे जो यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको एक क्या बना दिया गया, मूल अधिकार से हटाकर उसको लीगल अधिकार, यानी कि हम कहेंगे कि एक लीगल अधिकार के रूप में इसको जो है मान्यता दी गई। फिर जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो अभी 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास में। ठीक है, तो अभी कितने हैं,
अभी जो हम कहेंगे 6 है, और जब अंगीकृत किया गया ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे, 7 थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। इसमें कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिम तट पर स्थित है? देखो, कांडला बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कोचीन। हल्दिया बंदरगाह तो आप देखोगे कि कलकत्ता के आसपास में और उसके आसपास में रहेगा, और कांडला बंदरगाह, मार्मुगोआ बंदरगाह, कोची बंदरगाह, फिर ये कांडला बंदरगाह, मार्मुगोई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मार्मुगो बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह। तो सही आंसर है इसका बी, कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो कांडला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। आप जानते हो ये बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। ठीक है, और मोर्मुगोआ बंदरगाह जो है वो है गोवा में। ठीक है, तो मोर्मुगोआ बंदरगाह जो है वो है गोवा में, तो ये ध्यान रखना, ये गोवा में है। और कोचीन बंदरगाह जो है वो है केरल में। तो ऑब्वियसली ये सब के सब भारत के जो है पश्चिम तट पे हैं। तो बी आंसर इज अ राइट आंसर। कांडला बंदरगाह गुजरात, मोर्मुगोआ बंदरगाह गोवा, और जो है कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है? कोचीन बंदरगाह केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि हमारे इस पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय भौतिकी विज्ञान सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो देखिए कि ये भौतिकी विज्ञान में सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिया गया क्वांटम फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगा। पहले सत्येंद्रनाथ बोस ने जो है क्वांटम फॉर्मूलेशन दिया, उस फॉर्मूलेशन के आधार पर जो है आइंस्टीन ने किस वर्ष जो है यानी कि एक नई पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज की, तो वो वर्ष होता है डी नंबर, वर्ष 1924। तो ये आंसर है वर्ष 1924। ये बड़ा कठिन सवाल है, मतलब ये बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, समझो, बहुत यानी कि हम कहेंगे कि एक ऐसा सवाल है जिसमें बिल्कुल ही एक अलग तरह का फैक्ट पूछा गया है। ठीक है, 1924 का में जो है यानी कि ये जो है यानी कि पदार्थ की एक नई अवस्था का अनुमान 1924 में लगाया गया, और सत्येंद्रनाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण मिलता है। तो सत्येंद्रनाथ बोस को 1954 में क्या मिलता है? पद्म विभूषण मिलता है। तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ, सत्येंद्रनाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण मिलता है, पद्म विभूषण। ठीक है, तो 1954 में इनको पद्म विभूषण मिलता है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं आज के इस सीरीज में। जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया था। यानी कि इन जून द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश ए कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। तो किस वर्ष जो है रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनियम पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा यानी कि 2021 में, यानी कि बी 2021 में इन्होंने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के विनियमन पर परामर्शी दस्तावेज प्रकाशित किया। तो द राइट आंसर इज 2021। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। संगीत के दिग्गज तानसेन अकबर से पूर्व निम्नलिखित में से किस दरबार में दरबारी गायक थे? तो आप जानते हो कि रीवा जो है यानी कि ये एक मध्य प्रदेश की जो है यानी कि रियासत थी, छोटी सी रियासत थी। यहाँ के राजा रामचंद्र होते हैं, और रामचंद्र के दरबार में कौन होते हैं? तानसेन होते हैं। ऐसा बोला जाता है रामचंद्र के दरबार में ही जो है यानी कि बीरबल होते हैं, और बीरबल ने इन दोनों को जो है अकबर के कोर्ट, रामचंद्र ने इन दोनों को जो है अकबर के कोर्ट में या अकबर के दरबार में भेजा था। तो हम यहाँ कहेंगे रीवा के जो है दरबार में ये क्या थे? दरबारी गायक थे। कौन? तानसेन। ठीक है, तानसेन संगीत की दुनिया में जो है यानी कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की राग, मियाँ की टोडी, ये सब जो है यानी कि इन रागों के जो है जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रीवा जो कि मध्य प्रदेश की एक छोटी सी रियासत थी और एक बड़ी इम्पोर्टेंट रियासत भी थी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने
मूल रूप से कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। तो मूल अधिकार अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन वापस से 7 अधिकार जो है यानी कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में 1950 में जब भारतीय संविधान तैयार हुआ और अंगीकृत किया, उस समय हमारे पास में कितने मूल अधिकार थे, नागरिकों के पास में 7 अधिकार थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतांत्रिक प्रगति आधारभूत संरचना का अनिवार्य घटक है। देखो कि संविधान की जो है यानी कि मूलभूत संरचना पर और मूलभूत जो है यानी कि स्ट्रक्चर पर एक बहस होती है, एक लंबी बहस, जो कि हम कहेंगे कि बड़ा फेमस जो है यानी कि एक केस रहा है। और भारतीय संविधान में जो है ये, यहाँ हम कहेंगे कि भारतीय इतिहास में, संविधान के इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है केस जो है लड़ा गया, और उस केस का नाम आप सब जानते हो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो सी आंसर इसका राइट है। तो सी आंसर क्या है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दिस इज द राइट आंसर, और ये राइट आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा जो 10वां क्वेश्चन है। दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। राज्यपाल राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है? नहीं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के कानून और नीतियों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? बिल्कुल सही है, ठीक है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा बी, 2 और 3 जो है यानी कि हम कहेंगे कि राइट आंसर होगा। तो आंसर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर क्या होगा, सेकंड और थर्ड जो है राइट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और हमारा आगे का क्वेश्चन क्या है, पुरुषों के लिए कबड्डी की मैदान की यानी कि विमाएँ क्या होती है, यानी कि इसका डायमेंशन क्या होता है, कि कबड्डी के मैदान के लिए पुरुषों के लिए क्या डायमेंशन का यानी कि कबड्डी का मैदान होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, उसके बारे में लेकर हमको एक सवाल किया गया है, जो कि एक अच्छा सवाल है, ठीक है। और कबड्डी के जो है मैदान की लंबाई जो 13 मीटर और चौड़ाई जो है 10 मीटर होती है, 13 मीटर टू इंटू 10 मीटर। तो ये जो है यानी कि हमारी क्या होगी कि आंसर होगा 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। तो 11वें का क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए नंबर का आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष होते हैं? भाई आप जानते हो कि कांग्रेस यानी कि हम कहेंगे कि अंतरिम सरकार के, कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है यानी कि वायसराय की कार्यकारिणी के जो है उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। और अध्यक्ष इसमें कौन होते हैं? अध्यक्ष ऑब्वियसली वायसराय होता है। फिर हम कहेंगे कि विदेशी मामलों के भी ये प्रधान होते हैं, और इनके पास में यानी कि राष्ट्रमंडल जो मामले होते हैं, राष्ट्रमंडल मामलों के भी यानी कि ये प्रधान होते हैं। तो इसका आंसर जो है जवाहरलाल नेहरू। वल्लभ भाई पटेल यानी कि गृह और जो है हम कहेंगे कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रधान होते हैं अंतरिम सरकार में। तो ये भी आपको ध्यान, बलदेव सिंह जो है वो रक्षा मंत्री होते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1946 में कांग्रेस द्वारा गठित अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष सी जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है। अब जैसे ऐहोल में रावणफाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? बिल्कुल, कि ऐहोल में रावणफाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली को चित्रित करते हैं? तो ये चालुक्य राजवंश की स्थापत्य शैली को यानी कि हम कहेंगे कि प्रदर्शित करते हैं या चित्रित करते हैं। ऐहोल में रावणफाड़ी गुफा जो है वो शिव को समर्पित है, एक शिव मंदिर है, शिवलिंग इसमें स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा चालुक्य, ठीक है। तो चालुक्य जो है यानी कि इसका सही आंसर होगा। विजयनगर आप जानते हो कि हरिहर और बुक्का नामक जो है यानी कि 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की। हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने इस यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब आते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित में किसने बुद्ध की जीवनी पर बुद्ध चरित्र लिखी है? तो बुद्ध चरित्र जो है यानी कि किसने लिखी है? तो आप और हम सब जानते हो, हमने क्लासों में भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अश्वघोष नामक जो यानी कि
बौद्ध भिक्षु होता है, विद्वान जो होते हैं, वो हम कहेंगे कि उन्होंने बुद्ध चरित्र नामक किताब की रचना की है। ठीक है। वसुमित्र, आप जानते हो कि वसुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक है। तो ये वसुमित्र कनिष्क के समय में जो चौथी बौद्ध संगीति होती है, उस चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करते हैं? वसुमित्र करते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन ने यानी कि हम कहेंगे कि पारा की खोज की थी। तो पारा की खोज किसने की? मरकरी की खोज जिसको हम कहते हैं, वो नागार्जुन ने की। नागार्जुन ने यानी कि शून्यवाद की थ्योरी दी थी, या माध्यमिका की थ्योरी, जिसको शून्यवाद भी कहा जाता है। तो माध्यमिका की थ्योरी दी थी, माध्यमिका की थ्योरी। तो माध्यमिका की यानी कि माध्यमिका का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। ठीक है। इनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। पारे की खोज भी यही करते हैं, नागार्जुन करते हैं, ये आपको पता भी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में कौन सा मुगल सम्राट शाहजहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। शाहजहां के बाद में कौन आता है? तो आप सबको पता है शाहजहां के बाद में जो है यानी कि कौन आता है? शाहजहां से पहले आता है जहांगीर, और उसके बाद में शाहजहां के बाद में कौन आता है? औरंगजेब। तो औरंगजेब जो होते हैं वो यानी कि हम कहेंगे 1658 से लेकर 1707 तक, 1658 से लेकर और 1707 तक जो है औरंगजेब का कार्यकाल रहता है। तो औरंगजेब का कार्यकाल यानी कि हम कहेंगे यहाँ तक रहता है। तो मुगल सम्राट शाहजहां के बाद में सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनता है? उन्हीं का बेटा औरंगजेब बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ आगे की तरफ। RIDF का पूर्ण रूप क्या है? तो RIDF का जो पूर्ण रूप है वो हम बात करते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहते हैं इसको। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वो RIDF का पूर्ण रूप है। ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी कि जो ग्रामीण में जो है यानी कि संरचनात्मक जो विकास है, उस विकास के लिए जो यानी कि पैसा जो इकट्ठा किया जाता है या जो उसके लिए अलग से एक पैसा रखा जाता है, उसको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना 16 में। अब 17, बीटिंग रिट्रीट समारोह निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, ये हर साल आप देखते हो बीटिंग रिट्रीट जो है समारोह। तो आप देखो यानी कि ये विजय चौक पर होता है। ठीक है। गणतंत्र दिवस पर जो है यानी कि मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस पर ये मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय सेना द्वारा। ठीक है। तो भारतीय सेना के द्वारा गणतंत्र दिवस पर जो है यानी कि बीटिंग रिट्रीट समारोह जो है यानी कि मनाया जाता है। कहाँ पर? विजय चौक पर मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। थोड़ा बहुत टीवी भी देखते हो तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में आराम से जो है यानी कि जानकारी हो जाती और बहुत ज़्यादा आपको ये डिफ़िकल्ट लगता नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से, निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ को गर्म करके वाष्पीकृत किया जाता है और उसकी वाष्प को ठंडी सतह पर वापस के रूप में संघनित किया जाता है? तो आप देखो कि निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ को गर्म करके, ठोस पदार्थ होता है उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद में वाष्पीकृत किया जाता है और उसकी वाष्प को ठंडी सतह पर वापस के रूप में संग्रहित किया, वापस उसको ठंडा करके उसको क्या किया जाता है? उसको कूल करके जो है कंडेंस किया जाता है, मतलब कि वापस उसको जो है यानी कि संघनित किया जाता है। तो ये वर्ण लेखन है, आश्वासन है, निस्संदेहन है और उदर्वपातन है। तो आप देखो सब्लिमेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है और या क्रोमेटोग्राफी है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है यानी कि ठोस से गैस में वापस बदलने की क्रिया को कहते हैं अध्रुवपातन। ठीक है। सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये जो है इसका आंसर क्या है? यानी कि गैस को वापस से ठोस में बदलने के लिए और ठोस से जो है गैस से बदलने के लिए क्या किया जाता है? उसको अध्रुवपातन किया जाता है। ठीक है। तो ये आंसर आपका सही होगा। निम्नलिखित में किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीक का उपयोग किया था? देखो कि
किसने लोक और आदिवासी नृत्य के साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य में यूरोपीय रंगमंच तकनीकों का भी उपयोग किया? भाई हमारी इस जो लोक और आदिवासी नृत्य के साथ में यूरोपियन रंगमंच की तकनीकों को भी यानी कि अपने नृत्य में शामिल किया। तो ऐसे कौन व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ये काम किया था? तो आप जानते हो कि इसका आंसर क्या है, सी उदय शंकर है। ठीक है, उदय शंकर जो यानी कि हम कहेंगे कि उदय शंकर जो है इसका राइट आंसर है। देखो गुरु विपिन सिंह इसमें एक जो है यानी कि ये मणिपुरी नृत्य के लिए बड़े फेमस हैं। तो मणिपुरी नृत्य के लिए यानी कि मणिपुरी नृत्य के ये बड़े फेमस डांसर हैं। ठीक है, बिरजू महाराज आप जानते हो कि कथक डांसर है, बहुत ही फेमस कथक डांसर है बिरजू महाराज, मैंने कई बार क्लासों में आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, और फिर जो है यानी कि हम कहेंगे कैलूचरण महापात्रा जो है वो ओडिसी नृत्य के लिए बड़े फेमस जो है यानी कि डांसर है। तो ओडिसी नृत्य जो इस नृत्य के बड़े फेमस डांसर हैं। तो आप जानते हो इसके बारे में भी हमने खूब बात की है। ठीक है, और गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य, ठीक है, कैलूचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर अ कोच का लोगो डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है, किसमें? भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में। तो आप जानते हो कि ये जो है यानी कि ए भूटान इसका राइट आंसर है। सोपारकर उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज। डांस फॉर ए कॉज का मतलब है कि किसी कारण के लिए हम एक डांस कर रहे हैं, और उनकी इस सोच को जो है यानी कि कौन सी सरकार ने अपने आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया? तो आपका आंसर क्या होगा? ए भूटान होगा। ठीक है, राइट आंसर। अब हम आते हैं 21वें में। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? सब जानते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं। तो हम कहेंगे कि भाग 4 ए में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जिसको कहते हैं फंडामेंटल यानी कि ड्यूटीज़, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है हमने संविधान के किस भाग में जोड़ा है? तो हम कहेंगे पार्ट 4 ए स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है इसको जोड़ा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से कितने ग्रह स्थलीय ग्रह हैं। ठीक है, तो इनमें से कितने ग्रह जो है वो हम कहेंगे कि स्थलीय ग्रह हैं। तो स्थलीय ग्रह जो है यानी कि हम कहेंगे कि 4 ग्रह जो है इसको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? बुध है और शुक्र है, पृथ्वी है और जो है यानी कि मंगल है। तो बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, इनको स्थलीय ग्रह कहा जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी तथा मंगल, इनको यानी कि हम कहेंगे टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स कहा जाता है, और मंगल। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं कि इनको हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। ठीक है, और जोवियन ग्रह एक और होते हैं। जोवियन ग्रह कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जोवियन ग्रह किसको कहा जाता है? जोवियन ग्रह। ठीक है, जोवियन ग्रह, ठीक है, बृहस्पति, ठीक है, और बृहस्पति के बाद में शनि और अरुण, ठीक है, तथा वरुण, इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। देखो जोवियन ग्रह होते हैं 4 ग्रह। ठीक है, और स्थलीय ग्रह भी कितने होते हैं? 4 ग्रह होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लिखते हैं करेवा निर्माण में पाए जाते हैं। करेवा निर्माण कहाँ पाए जाते हैं? देखो करेवा निर्माण क्या होता है, ये ज्योग्राफी का जो है यानी कि क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब हम IAS की तैयारी करते थे तब मैंने ये खूब पढ़े हैं करेवा निर्माण। तो करेवा निर्माण जो है यानी कि ये एक ऐसी भू संरचनाएँ हैं जो कि हम कहेंगे कि पानी की रुकावट के यानी कि जब हम कहेंगे कि पानी की रुकावट के बाद में जो भू संरचनाएँ बनती है, ये जालोड मिट्टी से बनती है, और हमारे कश्मीर में जो है ये संरचनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, पीर पंजाल जब रेंज बन रही थी, पीर पंजाल जो है यानी कि माउंटेन रेंज जब बन रही थी, उसके समय में जो है यानी कि वो धरती में यानी कि हम कहेंगे उस समय धरती में पैलेस्टोसीन एरा होता है। ठीक है, और इसी पैलेस्टोसीन एरा के आसपास में जो है यानी कि ये भू संरचनाएं जालोड मिट्टी के द्वारा बनाई गई, और यहाँ हम कहेंगे कि ये जो पूरी जो एरिया जो है
वो कहाँ पर है? कश्मीर में। आजकल तो हालांकि हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन, रोड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से ये धीरे धीरे करेवा जो है यानी कि क्षेत्र कम होता जा रहा है, और ये क्षेत्र जो है जाफरान की खेती के लिए बड़ी फेमस है, यानी कि केसर की जो खेती होती है कश्मीर में केसर की खेती के लिए ये एरिया बड़ी फेमस है, इसको करेवा कहा जाता है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय में ये जो है पाई जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से नेक्स्ट। 2015 में प्रख्यात नृत्यांगना और डैश प्रतिपादक पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफी पुरस्कार के लिए चुना गया। तो पद्मा सुब्रमण्यम को राज्य पर्यटन विभाग द्वारा स्थापित केरल के प्रतिष्ठित कोरियोग्राफिक पुरस्कार के लिए चुना गया। देखो ये किसकी डांसर है? कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, सत्रिया। तो आप और हम सब जानते हो कि पद्मा सुब्रमण्यम का नाम भरतनाट्यम के लिए बड़ा फेमस है। मैंने आपको इसके बारे में कई बार क्लास में भी बताया। भरतनाट्यम के लिए बड़ी फेमस जो है नृत्यांगना है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, 2015 में इनको जो है केरल की राज्य सरकार के द्वारा कोरियोग्राफी पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 नंबर। बोनालू उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ। देखिए भाई, बोनालू उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो है बेसिकली हम कहेंगे 25 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें आप जो है यानी कि आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में जो है बोनालू उत्सव मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखना और इसके बारे में आप जरूर से ध्यान रखना। ठीक है, अब हम कहेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम लेते हैं 1957 में किसने उस मॉडल को पुनः परिभाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्तर वैद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया गया? तो पूर्वानुमानित देखो कि क्या कह रहा है कि 1957 में किसने उस मॉडल को पुनर्भाषित किया जिस मॉडल ने इलेक्ट्रॉन युग्म स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर अलग अलग अणुओं के आकार को पूर्वानुमानित किया गया था। तो ये व्यक्ति होते हैं नयोम और गिलेस्पी। तो इसका सही आंसर है नयोम और गिलेस्पी ने इन अणुओं के आकार को जो है पूर्व अनुमानित किया था। किसने? नयोम और गिलेस्पी ने। ठीक है, लिंथोई चनम्बम निम्नलिखित में किस खेल को संबंधित है? तो लिंथोई चनम्बम निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित? चेस से है, बैडमिंटन से है, जूडो से है, सब जानते हैं, क्रिकेट से इनका नाम बड़ा जो है फेमस है। ठीक है, और यानी कि हम कहेंगे जूडो से है इनका जो यानी कि ताल्लुक है वो किससे है? जूडो से है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि इसका सही आंसर है जूडो, यानी कि 27वें का। निम्नलिखित में किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बिदर को स्थानांतरित की थी? ये तो जो है आप जानते हो अहमद शाह ने। ठीक है, और ये मुजफरीद वंश से होते हैं, मुजफरीद वंश, अहमद शाह। ठीक है, तो अहमद शाह ने जो है यानी कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी यानी कि हम कहेंगे गुलबर्गा से बिदर को स्थानांतरित किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अहमद शाह। ठीक है, अब 29 नंबर का क्वेश्चन। कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बती उच्च भूमि के लगभग समांतर चलती है? बिल्कुल आप सब जानते हो जेट स्ट्रीम चलती है। यानी कि कौन सी पवनें एशियाई महाद्वीप में हिमालय के उत्तरी अक्षांशों पर तिब्बत उच्च भूमि के लगभग समांतर चलती है? दैट इज जेट स्ट्रीम। आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा? जेट स्ट्रीम होता है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 में देश में खेले जाएंगे। तो मिलानो कार्टिना में ये जो है यानी कि ओलंपिक शीतकालीन जो खेल 2026 में होंगे वो मिलानो कार्टिना में खेले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना कि मिलानो कार्टिना में ये जो है खेल खेले जाएंगे। ठीक है, सो 30 नंबर का सही आंसर क्या है? मिलानो कार्टिना। अब हम बात करते हैं थुलुल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस राज्य में हुई है? बताओ। देखिए, थुलुल नृत्य की उत्पत्ति यानी कि किस राज्य से हुई है? थुलुल नृत्य की उत्पत्ति यानी कि केरल राज्य से मानी जाती है। तो केरल राज्य से इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा? केरल होगा। तो राइट आंसर इज अ
केरल राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो वो हम यानी कि 32 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें क्या है, भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है जो पहली बार 1955 में आयोजित किया गया था। भारत में श्रम बल सांख्यिकी प्रदान करने वाले व्यापक घरेलू सर्वेक्षण का नाम क्या है जो पहली बार 1955 में आयोजित किए गए थे। भाई उस यानी कि हम कहेंगे कि उस सर्वेक्षण का नाम क्या है जो कि श्रम बल सांख्यिकी यानी कि कंप्रेहेंसिव हाउस होल्ड सर्वे जो कि लेबर फोर्स को दिखाता है, ठीक है, कि भारत में कितना लेबर फोर्स है, उस लेबर फोर्स को जो है यानी कि दिखाता है। तो उसके लिए जो हमारा आंसर है वो हम कहेंगे कि रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे जो है वो इस बात को जो है दिखाता है। तो ऑप्शन 32 का जो होगा वो हम कहेंगे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण, ठीक है। ऋणों और अग्रिम उधार राशियों की वसूली एक उदाहरण है कि रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, तो हम कहेंगे ये एग्जाम्पल है पूंजीगत प्राप्तियों का है, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट्स का है। ऋणों और अग्रिम उधार राशियों की वसूली वो तो हम कहेंगे कि पूंजीगत प्राप्तियों की जो है यानी कि क्या है कि आंसर है इसका। तो सही आंसर जो है यानी कि इसका उदाहरण क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। अब देखो भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसको जो है यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हिमालय मानसूनी वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, बिल्कुल निभाते हैं। मानसूनी वर्षा देश की उच्चावश विशेषता से प्रभावित नहीं होते। मानसून रेनफॉल इज नॉट अफेक्टेड बाय रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्री। कौन सा कथन सत्य नहीं, ये सत्य नहीं है, बिल्कुल होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, अगर ऐसे उच्चावच व्यवस्था से और उच्चावच विशेषताओं से अगर प्रभावित नहीं होता तो इस तरह से मानसून जो है यानी कि इफेक्ट हमारे लिए इतना इफेक्टफुल जो है मानसून होता ही नहीं। तो ये सही आंसर इसका क्या है, बी है कि मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि की जीवन रेखा बिल्कुल है। मानसूनी वर्षा जेट प्रवाह से प्रभावित होती है, बिल्कुल होती है। तो ये जो है कथन सत्य नहीं है, ये बिल्कुल उच्चावच विशेषताओं से या हम कहेंगे कि जो रिलीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उनसे हमारा मानसून बिल्कुल जो है अफेक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 35 का। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष जो है यानी कि हम कहेंगे डेमिट्रियस और विकेलस। डेमिट्रियस विकेलस जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1805 और 1908 में उनकी मृत्यु होती है, ठीक है। डेमिट्रियस विकेलस, तो ये हम कहेंगे 1805 और 1908 में इनकी मृत्यु होती है, जन्म 1805। तो खैर एनीवेज आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, डेमिट्रियस विकेलस ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष होते हैं। अब हम बात करते हैं 36 नंबर। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती है और इसकी प्राकृतिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही साइट से जुड़ती है और उसकी प्राकृतिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है। एंटी डिप्रेशेंट, ठीक है, एंटागोनिस्ट, डिप्रेशेंट और एगोनिस्ट। प्रचालक पेशी, अवसादक, प्रतिपक्षी, प्रति अवसादक। बताओ देखिए इसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यानी कि एंटोगोनिस्ट, प्रतिपक्षी होती है। तो एंटोगोनिस्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उन दवाओं को जो कि हम कहेंगे कि जो ग्राही साइट से जुड़ती है और उसकी प्राकृतिक कार्य प्रणाली को नियंत्रित करती है, तो उसको हम एंटागोनिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे की तरफ। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति तैयार की, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी कहा जाता है। डलहौजी, इसका सही आंसर है डलहौजी। ऑब्वियसली डलहौजी सर्व इन इंडिया फ्रॉम 1848 से 1856, 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। डलहौजी ने तो बहुत सारे काम किए। डलहौजी ने जो है यानी कि भारत की राजधानी
जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी उसको शिमला को बनाया था। डलहौजी वो व्यक्ति होते हैं कि जिन्होंने भारत में डाक टिकटों की शुरुआत की थी। डलहौजी ने गोद निषेध कानून, जो हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी कहते हैं, जिसके तहत ये कहा गया कि ऐसे देसी रियासतें जिनका अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो देसी रियासतें दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकती। गोद लिए हुए पुत्र को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, हम उनको लेजिटिमेट या वैध उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। इस नीति के तहत डलहौजी ने सतारा नामक जो है यानी कि महाराष्ट्र की पहली रियासत को 1848 में हड़पा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी कि हम कहेंगे कि लॉर्ड डलहौजी, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इन्हीं के समय में कोहिनूर हीरा जो है यानी कि इंडिया से यूरोप जाता है। जब ये डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल होते हैं, तो इस समय जो हमारा जो कोहिनूर हीरा होता है वो इंडिया से कहाँ जाता है, यूरोप जाता है, विक्टोरिया के पास में पहुंचता है। उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन होती है, विक्टोरिया होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं क्या कहता है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना के तहत एक स्वयं सहायता समूह को सहायता के रूप में सीड कैपिटल, प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है। देखो, ये एक प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह को जो है सीड कैपिटल के रूप में यानी कि प्रारंभिक पूंजी के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती थी, यानी कि इसका तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 40,000। बी इज राइट आंसर। तो स्वयं सहायता समूह को इस योजना के तहत 40,000 रुपए सीड कैपिटल या प्रारंभिक पूंजी के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों को कवर करती है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र यानी कि 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 39,033 स्क्वायर किलोमीटर है। तो पूर्व की ओर बहने वाली किस नदी की बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को कवर करती है। द बेसिन ऑफ विच ईस्ट फ्लोइंग रिवर covers the state of Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha and has a catchment area of 39,033 square kilometer hectares. तो then your answer must be it is a ब्रह्माणी नदी। तो ब्रह्माणी नदी जो है यानी कि this is your right answer, that is ब्रह्माणी नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्माणी नदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो इसमें क्या है कि इसमें ये क्वेश्चन ये है कि 40 नंबर का क्वेश्चन, किस यौगिक की संरचना में 4 कार्बन अणुओं से युक्त एक संतृप्त लघु श्रृंखला वसा अम्ल शामिल होता है, जो सामान्यतः पशु वसा और वनस्पति तेलों में एस्टरीकृत रूप में पाया जाता है। दिस स्ट्रक्चर ऑफ विच कंपाउंड इंक्लूड ए सैचुरेटेड शॉर्ट चेन फैटी एसिड consisting of 4 carbon molecules which is commonly found in esterified form in animal fats and vegetables oil। तो आप जो है इसका सही आंसर होगा ब्यूट्राइक अम्ल। ब्यूट्राइक अम्ल जो है यानी कि हम कहेंगे इसका सही आंसर होगा जो ब्यूट्रिक एसिड जिसको कह सकते हैं, C4 जिसको हम कहते हैं। ठीक है, C4 के नाम से ब्यूट्रिक एसिड या ब्यूट्राइक अम्ल। ठीक है, तो राइट आंसर इज अ C। तो इसका सही आंसर क्या होगा, C आंसर होगा। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना में केवल योजना के 5 वर्षों में प्राप्त किए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए, बल्कि ये भी निर्धारित किया गया कि 20 वर्षों की अवधि में क्या हासिल किया जाना है। इस दीर्घकालिक योजना को क्या कहा जाता है। 5-year प्लान इन इंडिया नॉट ओनली सेट आउट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव to be achieved in the 5-year of the plan, but also it determined what was to be achieved over a period of 20 years. This long term planning is called, क्या कहा जाता है इस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, कि 2 डिकेड प्लान कहा जाता है, 20 ईयर प्लान कहा जाता है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है, सस्टेनेबिलिटी प्लान कहा जाता है, सतत योजना कहा जाता है, परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है, 20 वर्षीय योजना कहा जाता है, या 2 दशकीय योजना कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उसको हम कहेंगे परिप्रेक्ष्य योजना कहा जाता है, इसको पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्सपेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है। तो राइट आंसर इज अ पर्सपेक्टिव प्लानिंग। ठीक है, 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा उन लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है जिन्हें कार्य की जरूरत है, जो कार्य करने में सक्षम है। ये तो आप सब जानते हो, ये योजना तो इतनी जो है फेमस रही है इंडिया में,
और वो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 दिनों के लिए जो है ग्रामीण लोगों को काम देने की गारंटी देता है, तो वो क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा जिसको कहते हैं, मनरेगा जो है, यानी कि बी, राइट आंसर इज अ बी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यानी कि 43 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था की लक्ष्यित वृद्धि दर क्या थी, कि व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है यानी कि क्या जो है यानी कि हम कहेंगे कि अपना लक्ष्य था, तो लक्ष्य हमारा जो है यानी कि 4.5 था, हमारी जो वृद्धि दर हमने जो रखा था वो 4.5 जो है यानी कि हमने वृद्धि दर रखा था, और हमने प्राप्त कितना किया, इसमें हमने प्राप्त किया यानी कि 4.27, यानी कि हमने ये वृद्धि दर प्राप्त किया। हालांकि हम थोड़े से नीचे रह गए वृद्धि दर से, लगभग हम बराबर में आ गए थे। तो 4.27 हमने प्राप्त किया, और लक्ष्य क्या रखा, 4.5 रखा था, और इसका लक्ष्य क्या था, तेजी से औद्योगिकरण करना था। इस प्लान का जो है यानी कि लक्ष्य क्या था, तेजी से यानी कि औद्योगिकरण करना, तेजी से औद्योगिकरण करना, ये इसका जो है लक्ष्य था। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 44 नंबर का, तारक केंद्र का मुख्य कार्य क्या है, पादप कोशिका में दृढ़ता बनाए रखना, गुणन के लिए पादप कोशिका की मदद करना, जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करना, और जीवाणु कोशिका में खनिज संरचना को बनाए रखना। तो 44 का जो सही आंसर है वो हम कहेंगे कि जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन में मदद करना, ये तारक केंद्र का क्या है, मुख्य काम है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मेन फंक्शन क्या है, हेल्पिंग इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल्स। तो सेल डिवीजन को जो है यानी कि सेल डिवीजन में मदद करता है, किसमें, एनिमल सेल में सेल डिवीजन में मदद करता है, कौन, सेंट्रोइड्स। तो आंसर क्या है, सी। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना, अरे सब जानते हैं रॉलेट सत्याग्रह, महात्मा गांधी। ठीक है, 1919 में जब रॉलेट अधिनियम पास किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यानी कि एक रॉलेट अधिनियम पास किया जाता है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को क्या दी गई, अपरिमित शक्तियाँ दी गई, इनडेफिनिट पावर दिया गया। ठीक है, सो ऐसा पावर दिया गया था कि ब्रिटिश सरकार जब चाहे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में रख सकती है, और अधिकतम इसकी सीमा 2 साल थी, बिना मुकदमा चलाए। तो इस कानून को क्या कहा गया, बिना अपील का, बिना वकील का और बिना दलील का कानून कहा गया। दिस एक्ट इज यानी कि रिमार्क बाय द हिस्टोरियन द एक्ट विदाउट द यानी कि अपील, विदाउट सूट और विदाउट एडवोकेट। ठीक है, तो ये जो है रॉलेट अधिनियम जो पूरे भारत में एक पैनिक क्रिएट कर देता है, पूरे भारत में जो है इस एक्ट से यानी कि ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम से एक डर फैल जाता है, और इसी के कारण पूरे भारत में जो है हम कहेंगे कि इस एक्ट को लेकर विरोध होता है। तो महात्मा गांधी ने इस यानी कि अधिनियम के तहत यानी कि सत्याग्रह करने का विचार बनाते हैं। तो कौन व्यक्ति होते हैं, सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जो जिन्होंने एक अभियान की रूपरेखा तैयार की। हालांकि अभियान की रूपरेखा तैयारी की थी, गांधी इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ कोई अभियान कर नहीं पाए, क्योंकि गांधी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, हरियाणा के पलवल से गांधी को गिरफ्तार किया गया, फिर गांधी को जो है बम्बई छोड़ दिया गया। वो जो है पूरी इसके पीछे एक कहानी है। तो इसका आंसर क्या होगा, महात्मा गांधी, सी, राइट आंसर इज महात्मा गांधी। ठीक है, 1772 में डैनियल रदरफोर्ड ने किस गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन और रासायनिक रूप से अक्रिय गैस का आविष्कार किया था, और उसी समय C.W. सीले और H. कैवेंडिश ने इस स्वतंत्र रूप से पृथक किया। तो आप देखो कि विच ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस एंड केमिकली इनर्ट गैस was invented by Daniel Rutherford in 1772 and at the same time by C.W. Seeley and H. Cavendish isolated it independently। तो आप जो है यानी कि आंसर 46 का जो आंसर है वो होगा नाइट्रोजन। तो बेसिकली द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। वो हम सब जानते हैं, ये हम जो है बचपन से हम नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं, ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सो 47 भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने
मंत्रालय ने किशोर लड़कियों और लड़कों में रक्ताल्पता के उच्च प्रसार और घटनाओं की चुनौती से निपटने के लिए साप्ताहिक आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया? इन विच ईयर डिड द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ India launched the weekly iron and folic acid supplementation program to address the challenge of high prevalence and incidence of anemia among adolescent girls and boys. तो 56% गर्ल्स और 30% बॉयज़ में ये जो है कमी है, खून की कमी, जिसको खून की कमी से जो रोग होता है उसको एनीमिया रोग कहते हैं। तो वो इसके लिए जो है फॉलिक एसिड और आयरन की जो है यानी कि कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने यानी कि किस वर्ष इसके लिए एक योजना जो है चलाई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? 47 का जो आंसर है यानी कि 2012 में यानी कि भारत सरकार ने ये योजना चलाई ताकि हमारे युद्ध के अंदर जो है यानी कि इस तरह की कोई जो है रक्त को लेकर कोई कमी नहीं हो। ठीक है, 48 नंबर का क्वेश्चन, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? हर कोई व्यक्ति जानता है राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इसमें वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो अभी जो धनखड़ साहब हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का प्रधान सभापति। ठीक है, ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन राइटिंग ए मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट, ठीक है, सो मेमोयर ऑफ द क्राफ्ट के लेखक कौन है? क्लाइव स्टेपल्स लुइस, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, स्टीफन किंग, एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड। तो बेसिकली ये जो है यानी कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है स्टीफन किंग है। तो स्टीफन किंग इज अ राइट आंसर। 49 का जो राइट आंसर क्या है? स्टीफन किंग। लास्ट इस कड़ी में 50वें नंबर का क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, वो ये है कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? कोशिका में भरे हुए तरल मैट्रिक्स को राइबोसोम कहा जाता है। तो राइबोसोम इज द राइट आंसर। तो आज हमने देखा कि इस पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं किसके? सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन साइंस और जो है यानी कि शिफ्ट 2023 के जो शिफ्ट 1 में जो 4 अक्टूबर का जो एक पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा हमें जो है यानी कि इकोनॉमिक्स पर क्वेश्चन देखने को मिले और या फिर साइंस पर क्वेश्चन देखने को मिले। मैं ये नहीं कहूँगा ये इजी जो है यानी कि पेपर था, ये बड़ा टफ पेपर है, ठीक है, और इसमें कुछ ही सवाल थे कि जो बहुत इजी थे, बाकी बहुत ही टफ था ये पेपर, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जो है यानी कि बांध के रखिए। विद्यार्थियों, जब हम तैयारी करते हैं तो हमको हर चीज़ का पता होना चाहिए। हमको पेपर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम पेपर के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएं, है ना। तो पिछले साल के पेपर को एनालिसिस करने का मतलब ही ये होता है कि हम अपनी तैयारी को किस तरह से जो है चैनलाइज करें, हम अपनी तैयारी को कैसे जो है यानी कि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसको बांधें, कैसे इसको ऑर्गेनाइज करें, कैसे इसको यानी व्यवस्थित करें, ताकि हम जो है यानी कि जब एग्ज़ाम में जाएं तो हम उसका जो है हमारी तैयारी का हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ये हमको सिर्फ जो है पिछले साल के पेपर को एनालिसिस या पिछले साल के पेपर से ही हमको आइडिया मिलता है। तो आपने देखा इस पेपर में जो पेपर था वो डोमिनेंट कौन सी एरिया कर रही थी? इस पेपर में डोमिनेंट यानी कि इकोनॉमिक्स कर रही थी और बाद में जो है साइंस कर रही थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन नहीं थे, मैं ये कहूँगा, ठीक है। और टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू कि थोड़ी तैयारी को आपको ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और अपने पेपर को एनालिसिस, इन जो हम एनालिसिस करवा रहे हैं आपको उसको बहुत ध्यान से देखिए। और इन क्वेश्चन का एक क्वेश्चनायर भी यानी कि आपके सामने मिल रहे हैं, बहुत एक क्वेश्चन की बैंक्स भी आपके साथ में जो है यानी कि जुड़ रही है। तो इनको आप यानी कि कहीं ना कहीं जो है इनको सेव भी करिए, ठीक है, ताकि आपको ये भविष्य में रेफरेंस के रूप में काम आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस। Have a good day.